वेलकम। तो इस वीडियो में हम कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट की बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी। सो एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दो इट्स शेयर इन द gross domestic product (GDP) has registered a declining trend from 1951 onwards. In 2010-11, about 52% of total workforce was employed by farm sector. Declining of share of agriculture in GDP is the matter of serious concern because any decline and stagnation in agriculture will lead to the decline in other spheres of economy having wider implication for the society. So एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें कि वो हमारी नेशनल इकोनॉमी, जो हमारी नेशन की इकोनॉमी है, कंट्री की इकोनॉमी है, उसके अंदर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो उसमें क्या बात आई दैट एग्रीकल्चर जो है इंडियन इकोनॉमी का एक बैकबोन रहा है, यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी में। बट पिछले कुछ सालों से अबाउट 1951 के बाद से जो जीडीपी है, एग्रीकल्चर जो जीडीपी प्रोवाइड करता है हमारी नेशनल इकोनॉमी में, तो वो कम होता जा रहा है। और ये बहुत ही कंसर्न, सीरियस कंसर्न की बात है कि ये कम हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर कोई भी डिक्लाइन एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रहा है तो जो इकोनॉमी की बाकी स्फीयर्स हैं उसके अंदर भी डिक्लाइन अपने आप आ जाएगा। अब ये कैसे रिलेशन हुआ कि अगर एग्रीकल्चर कम हो रहा है तो बाकी स्फीयर्स में भी डिक्लाइन आएगा? तो उसकी बात अब हम समझते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार 3 मार्क्स में अबाउट कि वाई वी कैन से दैट डिक्लाइन और स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर विल लीड टू डिक्लाइन इन अदर स्फीयर्स ऑफ इकोनॉमी। सो इसका हम ये बता सकते हैं, हमें पता है दैट एग्रीकल्चर क्या है, एक प्राइमरी सेक्टर है। एग्रीकल्चर लेड्स इन द प्राइमरी सेक्टर, ये रॉ मटेरियल बनाता है इंडस्ट्रीज के लिए। अब मैन्युफैक्चरिंग होती है सेकेंडरी सेक्टर में। जब रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में भेजा जाता है और वहाँ से प्रोड्यूस होता है तो वो टर्शियरी सेक्टर ट्रांसपोर्ट करता है। अब मान लो अगर पहले एग्रीकल्चर के अंदर 10 क्विंटल्स प्रोड्यूस करा जाता था, बट अगले ईयर क्या हुआ, ओनली 5 क्विंटल प्रोड्यूस करा गया। तो 5 क्विंटल अगर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करा गया है तो उतना ही जो है इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाएगा, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में भी लॉस हो जाएगा अगर एग्रीकल्चर में लॉस हुआ। अब अगर सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कम हुई एंड एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, सर्विसेज कम प्रोवाइड करी जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली जो टर्शियरी सेक्टर है उसके अंदर भी डिक्लाइन आ जाएगा। सो इसी कारण से एग्रीकल्चर में या फिर किसी भी, सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं कर सकते हैं हम, अगर कोई भी स्फीयर है, कोई भी सेक्टर है जिसके अंदर डिक्लाइन आता है तो ऑटोमेटिकली जो बाकी 2 सेक्टर्स हैं, जो स्फीयर्स हैं दूसरी इकोनॉमी के, उसके अंदर भी डिक्लाइन आ जाएगा। अब ऐसा ना हो, ये दिक्कत हमारी कंट्री में ना आए, तो इन हमारी गवर्नमेंट ने करा क्या, अब हम वो देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR), एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, वेटरनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट। तो हमारी गवर्नमेंट ने इस कंसर्न को कम करने के लिए, इस दिक्कत को कम करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि एग्रीकल्चर के अंदर डिक्लाइन ना आए, तो हमारी गवर्नमेंट ने करा क्या, उन्होंने ICAR इस्टेब्लिश करा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इस्टेब्लिश करा, जो कि एग्रीकल्चर की जो जीडीपी है या जो उसका काम है, शेयर है, उस सब पर वो नज़र रखता है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी देने के लिए यूनिवर्सिटी सेट करी। वेटरनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, तो वेटरनरी सर्विसेज यानी कि वेटनरी हॉस्पिटल्स बनाए एनिमल्स के लिए। जैसे अगर हम काऊ की बात करें, अगर काऊ बीमार हो जाए और हमारे पास कोई वेटनरी डॉक्टर ना हो तो हम कैसे उसका इलाज करा पाएंगे, तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने वेटनरी सर्विसेज प्रोवाइड करी।
वेटनरी डॉक्टर्स प्रोवाइड करें जो कि एनिमल्स का इलाज करते हैं। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए, क्योंकि कई जगहों पर हम देखते हैं कि एनिमल्स ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो उनकी ब्रीडिंग अच्छे से हो सके उसके लिए सेंटर्स बनाए गए। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट करा गया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट, ये बताने के लिए किसानों को कि इस दिन तेज़ बारिश हो सकती है या इस दिन ज़्यादा धूप पड़ सकती है, तो ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए मेट्रोलॉजी और वेदर फोरकास्ट का जो फील्ड था उसके अंदर भी डेवलपमेंट करी गई। अब बात हम करते हैं, जैसे यहाँ पर हम देखें इस डायग्राम में या फिर जो हमने टेबल बनाई हुई है, इसके अंदर अगर देखें तो 10th 5-year प्लान जो कि 2002 to 7 चला, फिर 11th and 12th। तो इसकी हम बात करें तो फर्स्टली एग्रीकल्चर, वैसे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डिक्लाइन नहीं हो रहा, यहाँ पर तो एग्रीकल्चर का जो जीडीपी है वो बढ़ रहा है। तुम तो यही कहोगे कि भाई यहाँ पे तो बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। हाँ भाई बढ़ रहा है, बट अगर हम दूसरी जो सेक्टर हैं, दूसरे जो स्फीयर्स हैं इकोनॉमी के, उनके कंपैरिजन में देखें तो कितना कम बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो 3.2 देन 3.3 आया था और उसके बाद 4.0 एंड 4.2 ये सब हो रहा है। बट इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो 8.3 देन 7.4 से सीधा 9.6 पर गए, यानी 9.6 से 10.9। तो अगर हम इनके बेसिस पर देखें, बाकी स्फीयर्स के कंपैरिजन में देखें, तो एग्रीकल्चर जो है इसकी जीडीपी की ग्रोथ दूसरे सेक्टर्स से बहुत ज़्यादा कम है। सेकेंडली हमारी बात आई है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द एम्प्लॉयमेंट इन द नेशन, कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट कितनी बनाता है। Though GDP rate is increasing over the years, it is not generating sufficient employment opportunities. यहाँ पर अगर हम देखें तो वैसे तो बढ़ रहा है, GDP बढ़ रहा है, बट जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो जनरेट नहीं कर पा रहा, यानी कि GDP बढ़ रहा है और एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक फैमिली है जिसके अंदर 8 पर्सन्स हैं और उनमें से जो है 5 लोग काम पे जाते हैं और उनका जो मंथली इनकम जो टोटल बनती है वो है 10,000। और दूसरी फैमिली है जिसके अंदर 3 लोग रहते हैं, उनमें से 2 लोग काम करते हैं और उनकी जो मंथली इनकम है वो है 20,000। जो फर्स्ट फैमिली है जिसके अंदर 5 लोग काम करते हैं 8 में से, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है और उन्हें 10,000 मिल रहे हैं। बट जो सेकेंड जो हमारी फैमिली है जिसमें से 3 में से 2 लोग, जो सेकंड फैमिली दूसरे सेक्टर में मान लो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर एम्प्लॉयड है, तो वो क्या हो रहा है वहाँ पर, वो ज़्यादा जो है उनकी जीडीपी वो ज़्यादा जनरेट कर पा रहे हैं, उन्हें ज़्यादा इनकम मिल रही है और वो सर्विसेज भी ज़्यादा बना पा रहे हैं। तो यानी कि हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, जो एग्रीकल्चर है वो जीडीपी थोड़ी थोड़ी बढ़ा तो रहा है, बट जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो रही है। थर्डली हमें कहा गया है अबाउट आउटपुट, कि जो एग्रीकल्चर वो आउटपुट कितना देता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एंड आवर गवर्नमेंट इज गोइंग अहेड इन रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जो इंडियन फार्मर्स हैं, जो हमारा इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है, उसके अंदर हमारे फार्मर्स को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम देखते हैं दूसरी कंट्रीज़ हैं जैसे कि USA, कनाडा, रशिया और एक तरफ है इंडिया। अब अगर US की बात करें, वहाँ पर मान लो 10 क्विंटल जो है वीट प्रोड्यूस हुआ है और इंडिया में भी 10 क्विंटल प्रोड्यूस हुआ। अब जो गवर्नमेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, दूसरी कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है वो उन्हें ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। कैसे? क्योंकि फार्मर को मान लो जो US में फार्मर है उसने 1 kg जो वीट है वो 100 रुपीज़ में उगाई। अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उसे 50 रुपीज़ सब्सिडी दे रही है, यानी कि 50 रुपीज़ उसे एडिशनल में दे रही है कि तुम 50 रुपीज़ 1 kg पर अप्लाई करके थोड़ी अपनी जो प्रोडक्शन है उसे यूज़ में लाओ। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वहाँ पर एक फार्मर ने 1 kg वीट जो है 100 रुपीज़ में प्रोड्यूस करी। अब अगर जो गवर्नमेंट है वो 20 रुपीज़ उसे सब्सिडी दे रही है,
और 80 रुपीज़ फार्मर के खुद के लग रहे हैं। तो फार्मर तो 80 रुपीज़ से कम में नहीं देगा ना, अगर वो 80 रुपीज़ से कम में देगा तो उसका तो लॉस है। तो इसी कारण से कि जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर रही, इसी कारण से जो फार्मर्स हैं उन्हें ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। जो दूसरी कंट्रीज हैं उनकी गवर्नमेंट जो है उन्हें ज़्यादा सब्सिडी दे रही है, जिसके कारण से देखो जैसे जो यूएस है, मान लो वहाँ का जो फार्मर है जिसको 50 रुपीज़ सब्सिडी मिल रहा है और 50 रुपीज़ वो खुद के लगा रहा है, अब वो 50 रुपीज़ में भी बेच सकता है, चाहे तो 60 में, 70, 80 तक बेच सकता है आराम से, उसको तो प्रॉफिट होगा। बट इंडिया में जिसको सिर्फ 20 रुपीज़ सब्सिडी मिला और 80 उसे खुद के लगाने पड़ रहा है, तो वो 80 से कम थोड़ी ना देगा, वो 80 से तो ज़्यादा ही देगा, 90, 100 में ही देगा ताकि उसे प्रॉफिट मिल सके। तो इससे क्या होगा, जो इंडिया के फार्मर्स की जो क्रॉप की रेट है वो दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और लोग क्या करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगा, दूसरी जो कंट्रीज़ हैं सस्ता माल होने के कारण उनका खरीदेंगे। तो इसी कारण से जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर इज डिक्रीज्ड ड्यू लीडिंग टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट। यही बात है जो फर्टिलाइजर्स हैं, यानी जो फर्टिलाइजर्स को जो है, मान लो फार्मर जो है वो 5 फर्टिलाइजर्स के पैक्स लेके आया, एक पैक जो है 100 का मिल रहा है, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसे सिर्फ 50 रुपीज़ प्रोवाइड कर रही है फर्टिलाइजर्स पे, तो 450 रुपीज़ उसके खुद के लगे, गवर्नमेंट फिर उसको 50 रुपीज़ दे रही है फर्टिलाइजर्स के, तो 450 जब उसके लग रही हैं तो वो क्या करेगा, वो अपनी क्रॉप का जो है रेट बढ़ाएगा ताकि उसको थोड़ा प्रॉफिट हो सके। तो इसी कारण से जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बढ़ रही है सब्सिडी कम होने के कारण। रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैव प्रूव्ड हार्मफुल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री। जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, यानी कि नेशनल मार्केट में जब भेजा जाता है तो इंटरनेशनल मार्केट की जो गवर्नमेंट होती है वो पैसे प्रोवाइड करती है बदले में कंट्री को, अब वो क्योंकि कम हो रहे हैं तो ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हार्मफुल हो सकता है। और यही कारण है कि फार्मर्स को कम पैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा उनको खुद लगाने पड़ रहे हैं, और इसी कारण से फार्मर्स जो है कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये था हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट फूड सिक्योरिटी।